Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss about mitochondria. Mitochondria सेल के अंदर बहुत ज़्यादा important organelle है, important cytoplasmic organelle. Let me show you. This is the cell. ओके ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो येलो येलो कलर में आपको शो हो रहा है ये क्या है। ये येलो येलो कलर में दिस इज द साइटोप्लाज्म। आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज मौजूद है। इन ऑर्गेनेलीज में से ये ऑर्गेनेली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है वो एफएससी प्री मेडिकल का चैप्टर सेल है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है। जब भी आपको जो है कोई किसी भी मशीन को काम करने के लिए जो है फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो आप अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सके। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, मोटरसाइकिल को बाइक को चलने के लिए जो है वो पेट्रोल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हर मशीन को हर चीज़ को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह इंसान के अंदर जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। जब भी आपके जो है सामने माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज आए तो आपके माइंड में फ़ौरन की बात क्लिक कर देनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इट मीन्स के सेल को एनर्जी जनरेट करके जो ऑर्गेनली देती है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और अब सेल को जो है वो एनर्जी जो है वो किस तरह से मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है, वो है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी की फुल एब्रिविएशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में सेल के पास एनर्जी मौजूद होती है और इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए सेल जो है अपनी वेरियस एक्टिविटीज को, फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके, होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है। जब भी सेल की एनर्जी के बारे में जो है वो डिस्कशन हो या सेल की एनर्जी की बात की जाए तो जनरेशन के लिए जो ऑर्गेनली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। जाहिर सी बात है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, ठीक है। ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनली नहीं है। जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है तो ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, बट इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज मौजूद नहीं होती हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा में मौजूद नहीं होते माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आ गया और इसके अगर हम वर्ड की तरफ जाएं तो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल। थ्रेड का मतलब होता है धागा धागा और ग्रेन्यूल जो है वो दाने दाने से। इसके वर्ड को समझने के लिए आप जहन में रख लें, लेकिन अगर आपको अगर थ्योरी में ये सवाल आ जाता है और आप ये नहीं लिखते तो इट्स ओके। अब नेक्स्ट है देयर साइज एंड नंबर वेरी डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो सेल की एक्टिविटीज होती हैं उनकी बेसिस पे जो है वो ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कितने मौजूद हैं या माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या है, ठीक है। टाइप एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल की सेल किस किस्म का है, सेल किस तरह का काम कर रहा होता है, उसकी बेसिस पे इनका नंबर और इनका साइज जो है वो डिपेंड करता है। वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड स्पीशीज टू स्पीशीज। मतलब ये कि हार्ट सेल में इनका नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, लिवर सेल्स में इनका नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में स्पीशीज टू स्पीशीज मतलब ह्यूमन बीइंग्स में इनका जो है वो नंबर डिफरेंट होगा और चिंपैंजी, मंकी वगैरह या फिर कैट्स वगैरह में इनका नंबर जो है वो सेल के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ओके, और जो है हम फॉर एग्जांपल लिवर सेल में अगर हम देखते हैं तो उसमें 1000 टू 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हार्ट में, स्पर्म, मसल सेल्स में ऑलमोस्ट 5000 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। मोस्ट वर्टिब्रेट्स है 500 टू 1000 पर सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। थ्योरी में ये जो है ये नंबर जो है आप ना भी लिखेंगे तो इट्स ओके। हर एक का नंबर आप बेशक याद करने बैठ जाएं, लेकिन ना भी करें तो इट्स ओके।
अब स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली, और खास तौर पे जब आपको बायो केमिस्ट्री के रिएक्शंस करने पड़ेंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह वगैरह होगा, पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का ऑर्गेनली है। तो स्ट्रक्चर ये है कि अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि आपकी लैब्स में मौजूद होता है, उस माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर टू बी रॉड्स, वेसिकल्स और फिलामेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रॉड्स की तरह, वेसिकल्स मतलब थैलियों की तरह, या फिलामेंट्स धागा नुमा शक्ल की तरह जो है वो आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है माइक्रोस्कोप की एक बड़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो इनकी जो है मॉर्फोलॉजी, इनकी शक्ल सूरत जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी मुश्किल है। अब जो है सबसे पहले हम इसकी मेम्ब्रेन्स को देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, मतलब ये वो वाला ऑर्गेनली है जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। एक जो है मेम्ब्रेन बाहर की तरफ को आ जाती है, एक मेम्ब्रेन जो है वो अंदर वाली तरफ से आ जाती है। ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, हर इग्नोर है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को लॉन्गिट्यूडनली कट किया हुआ है, ठीक है। ये उस तरह से मैंने उसकी डायग्राम बनाई हुई है, ऐसे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को लॉन्गिट्यूडनली कट किया हुआ है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये बाहर को मेम्ब्रेन है, और एक मेम्ब्रेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, जो कि अंदर वाली तरफ को है, ठीक है। अब जो है आउटर मेम्ब्रेन को आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल स्मूथ सी मेम्ब्रेन है, सीधी सीधी चल रही है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स आ रहे हैं अंदर वाली तरफ को। ये देखें, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड आ गया, ये वाला फोल्ड आ गया। ये जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के, और इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टे कहते हैं। अब इन क्रिस्टे का फायदा क्या है कि ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को जो है वो बढ़ा देते हैं, और बहुत सारी स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंजाइम्स और को इंजाइम्स के सिस्टम को। ये चले, मैं जब आपको इसका फंक्शन बताऊंगी ना, तो तब इसको थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि ये क्या इंजाइम्स और को इंजाइम्स, व्हाट आर दीज। एरिया इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, ओके। अब आपने मेम्ब्रेन्स को पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन ने जिस एरिया को इनक्लोज किया होता है ना, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। इस मैट्रिक्स के पास जो है वो अपना डीएनए भी मौजूद है, ठीक है, और बहुत ज्यादा राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। राइबोसोम्स और डीएनए की मौजूदगी की बिना पर इसको जो की वजह से ये जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देखें, ओके। और जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के पास जो है नॉब लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नॉब लाइक मतलब सर्कुलर सी, या फिर इसी तरह की शेप में जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को जो है वो F1 पार्टिकल्स कहते हैं, F0 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो F1 पार्टिकल्स हैं, ये स्पेशल प्रोसेस की वजह से सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशन की तरफ जाते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, इंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली, इसका मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने जो है वो डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं जो कि इसके लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स फर्दर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में मदद करते हैं। Inner surface of cristae in mitochondrial matrix has small knob-like structures known as F1 particles, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। F1 पार्टिकल्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली सरफेस में जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि स्पेशल प्रोसेस की वजह से जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है।
F1 पार्टिकल्स के पास क्या है, हेड पीस होता है, एक स्टॉक होती है, डंडी, और जो है वो बेस होती है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो हेड पीस होता है, इसने क्या बनाना होता है, एसोसिएटेड विद एटीपी सिंथेसिस, इसने जो है वो एटीपी की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। जब आप ईटीसी पढ़ेंगे ना, तब आपको जो है वो इसका ज्यादा जो है वो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि व्हाट आर F1 पार्टिकल्स। अब जो है वो फंक्शंस की तरफ चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, तो ये करता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लाइन में पहले मैंने आपको ये बताया था, पावर हाउस ऑफ सेल प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो है वो एनर्जी बनाने में भी बहुत ज्यादा स्टेप्स जो है वो सेल कैरी आउट करता है, जिसकी वजह से फाइनल जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसमें आ जाता है सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ऐसा स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस नहीं करता, ओके। ग्लाइकोलिसिस डजंट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस जो है उसके अंदर टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस जो है वो हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है, अब जो है मैंने ग्लाइकोलिसिस का क्यों जिक्र किया, तो मैं आपको इसकी प्रॉपर जो है छोटा सा एक हिंट के तौर पे, चले मैं आपको छोटी सी डिटेल दे देती हूँ। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, जो मैंने पहले आपको इंजाइम्स वगैरह बताया था ना, इंजाइम्स ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं ना, उन रिएक्शंस में जो है ये इंजाइम्स जो है वो मौजूद होते हैं, उन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं ये इंजाइम्स, ओके। एंड विदाउट दोज इंजाइम्स जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके बगैर रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं वो टेक प्लेस नहीं कर पाते सही से, जी। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, जी। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन की पूरी जो है वो रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, और इसके साथ साथ एनर्जी भी जनरेट हो रही है। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के जो है वो बहुत से स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ईटीसी वगैरह, और इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो रेस्पिरेशन हो रही होती है। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनमें जो कि ऑक्सीजन के बगैर ही उनकी उनमें रेस्पिरेशन हो रही होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो है ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले जो है वो इस रेस्पिरेशन, ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट इस तरह से टेक प्लेस नहीं करता, इसमें जो है बहुत सारे जो है मजीद छोटे छोटे रिएक्शंस होते जाते हैं, वो मिलकर जो है वो प्रॉपर सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं, और फिर फाइनल जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस का होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में टेक प्लेस करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस नहीं करती, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप आ जाता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है वो किस में टेक प्लेस करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया देयर विल बी नो क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इन दो की आपको समझ आ गई, ठीक है। क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन को माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करवाता है, इनके अंदर हो रही होती है। उसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिनके पास COOH जो है वो मौजूद होता है, उन कंपाउंड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो किसके अंदर हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। Presence of DNA and ribosomes indicates that some proteins are synthesized in them. So mitochondria is a self-replicating organelle. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डीएनए और राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से जो है ये अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो फर्दर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सो दिस वाज द होल टॉपिक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी।
क्लोरोप्लास्ट पे। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, खूब मेहनत करें और किसी मकाम पर पहुंचे ताकि आपके माँ बाप को आप पर फख्र हो इंशाल्लाह। और सजेस्ट करें कि आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स की ज़रूरत है जिनमें आपको जो है मेरी हेल्प की ज़रूरत है। ओके, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।